राउंडअप में मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज हम बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर भाव लगातार गिरते रहे हैं और 5 महीने के लोज पर अब भाव यहां पर आके रुके हैं $75 प्रति बैरल के आसपास। साथ ही बात करेंगे सोने की भी, जहां पर 64,000 का ऑल टाइम हाई बनाने के बाद अब स्तर 62,000 के नीचे फिसलते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर आगे क्या रहनी चाहिए आपकी रणनीति, इस पर भी करेंगे चर्चा। और बात करेंगे यहां पर मसालों की, जहां पर पिछले 2 दिन की 8 से 10% की गिरावट के बाद अब यहां पर खरीदारी बनी है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं और एग्रीकल्चर पर भी करेंगे यहाँ पर चर्चा, साथ ही सस्टेनेबिलिटी की भी करेंगे बात। हमारे साथ जुड़े हैं महाराष्ट्र एग्रीकल्चर कमीशन के प्रेसिडेंट पाशा पटेल, एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा और कुंवर जी ग्रुप के रवि देओर। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। लेकिन शुरुआत हम यहाँ पर कच्चे तेल के साथ करेंगे, क्योंकि 2 महीने की गिरावट के बाद दिसंबर का जो ये पहला हफ्ता है, इसमें भी हमने गिरावट ही बनते हुए देखी है। माना यह जा रहा है कि जिस तरह की मूडीज ने अब यहाँ पर चीन को नेगेटिव आउटलुक करार दिया है, उसका असर तो पड़ा ही है बाजार पे। साथ ही साथ यहाँ पर ओपेक कितनी कटौती कर पाएगा, उस पर एक बहुत बड़ा सवाल है। बाजार यहाँ पर कम डिमांड ज्यादा सप्लाई देख रहा है। और साथ ही साथ COP28 में जिस तरह की कन्वर्सेशन है कि अब शायद एक ऑफिशियल कम कर देना चाहिए फॉसिल फ्यूल्स की डिमांड को, उसके ऊपर कोई डॉक्यूमेंट का तैयार होने की बात की जा रही है, उस पर भी यहाँ पर उसका भी असर हमने आता हुआ देखा है। नरेंद्र तनेजा जी नमस्कार। लगातार गिरावट यहाँ पर कच्चे तेल में, अगर पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशंस की बात की जाए तो करीबन 6% की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। कैसे देखते हैं आप करंट प्राइसेस, किन फंडामेंटल्स पर आपकी रहेगी नजर? नहीं, देखिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जैसा कि हम काफी समय से अब देख रहे हैं, कई हफ्तों से, कि ओपेक जो है लगातार बात कर रहा है कि हम प्रोडक्शन कट करेंगे। एक तरीके की धमकी की भी बात होती है। ओपेक प्लस दरअसल वो भी यही बात कर रहा है। और दूसरी तरफ जो हम ये देख रहे हैं कि जो सप्लाई साइड है वो काफी कंफर्टेबल है। अमेरिका में उत्पादन बढ़ा है, उनका अपना जो उनके पास जो स्टॉक है वो भी बढ़ा है। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अर्थात डीजल खास तौर से जिसकी काफी खपत है बाजार में, उसकी भी जितनी जरूरत है उससे जी हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसका असर हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा है। और तनुजा जी की लाइन वहाँ पर फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे वो कह रहे थे कि चाहे वो ओपेक की तरफ से जो स्टेटमेंट्स हैं जो बाजार को पर्याप्त नहीं लगते, या फिर दूसरी तरफ जिस तरह से लिबिया प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कर रहा है, ब्राज़ील ओपेक में शामिल होगा लेकिन उनकी भी प्रोडक्शन यहाँ पर बढ़ेगी। तो नरेंद्र जी जिस तरफ भी देखें, एज ऑफ नाउ उत्पादन बढ़ने की ही तरफ जोर है। बिल्कुल आपने सही कहा। एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि चाहे वो, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ब्राजील जो है उनका भी उत्पादन बढ़ ही रहा है। और खासतौर से दूसरी तरफ में जहां तक डिमांड की बात है, कहीं किसी तरह की कोई ऐसी बढ़ोतरी नजर नहीं आ रही कि उसके लिए जो कीमतें हैं वो उत्तर की दिशा में जाए या वो बढ़े। चाइना को लेकर के बाजार में बहुत हलचल है। ये मान के चल रहे हैं ज्यादातर लोग कि आने वाले अब काफी लंबे समय तक, कम से कम 8-10 महीने, चाइना से कोई बहुत बड़ी डिमांड बढ़ने वाली नहीं है, जिस हिसाब से उनकी अर्थव्यवस्था जो लड़खड़ा रही है। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि अमेरिका की सरकार की लगातार कोशिश है कि जो तेल है उसकी कीमत को कम करो। और पूरी दुनिया में बड़े बड़े जितने महत्वपूर्ण देश हैं, चाहे वो भारत है, चाहे अमेरिका है, चाहे वो मैक्सिको है, इंडोनेशिया है, ताइवान है, सब में चुनाव आने वाले हैं। और कोई भी ये सरकार नहीं चाहती कि ऐसी स्थिति में जब चुनाव आने वाले हैं तेल की कीमतें ऊपर जाएं। तो क्योंकि पॉलिटिकल कमोडिटी है तेल, तो जाहिर है वो राजनीतिक प्रभाव का प्रयोग करेंगे। और दूसरी तरफ भारत ने लगातार ओपेक को ये बात कही है कि आप जो है ये बार बार जो प्रोडक्शन कट की बात करते हैं, इससे आप करते रहिए, इससे नतीजा कुछ निकलने वाला नहीं है। मुझे लगता है कि ओपेक को अब समझ में आना चाहिए। हालांकि ओपेक ने अभी पिछले 48 घंटे में ये कहा है कि वो जो है कोई ड्रामेटिक कट ला सकते हैं। अब वो ड्रामेटिक कट क्या होगा, वो कहते हैं हम 48 घंटे इंतजार करिए। तो इससे देखिए, जब आप ऐसा करते हैं थोड़ी समय के लिए कीमत ऊपर चली जाएगी, लेकिन अंततः जो कीमत जाती है वो तेल की, वो 2 ही वजह से जाती है। या तो डिमांड सप्लाई फंडामेंटल्स में कोई परिवर्तन आ जाए, या कोई जियोपॉलिटिकल ट्रिगर हो जाए। फिलहाल ऐसा कुछ होता नजर नहीं आता। तो इसलिए ओपेक क्या कहता है, या वो लोग जो कहते हैं कीमत ऊपर जाएगी, हमें उसको नजरअंदाज करना है। आज की जो स्थिति है, आज का जो धरातल है, जो हराइजन पर दिख रहा है, उसके हिसाब से कीमतें ऊपर जाने का तो प्रश्न नहीं उठता। हाँ, इतना जरूर है, अगर ओपेक कोशिश करता रहेगा और ओपेक इस तरह की बात करता रहेगा या कहीं पे आर्टिफिशियली कोई शॉर्टेज क्रिएट करेगा, तब भी कीमत $80 के आसपास ही घूमने वाली है। कोई ये सोचे कि वो 100 या 95 पहुंच जाएगा, ऐसा होता मुझे कम से कम नजर नहीं आता। ये तो फिर अच्छी बात है, क्योंकि भारत अपना जो ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से 85 टू 90% इम्पोर्ट ही करता है, तो कंज्यूमिंग कंट्री के लिहाज से तो ये बेहतर है। लेकिन जी। एक सवाल नरेंद्र जी जो ज़्यादातर कंज्यूमर्स भी जानना चाहेंगे वो ये कि अगर कच्चे तेल के प्राइसेस 96 वाले 76 तक अब आ गए हैं और यहाँ से भी आप कह रहे हैं कि और नीचे जा सकते हैं, तो क्या भारतीय बाजारों में कंज्यूमर्स को कुछ फ़ायदा बनता हुआ दिखेगा?
अच्छा आपने प्रश्न किया। देखिए मुझे ऐसा लगता है जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, जो अभी तेल की कीमत है, जो कुल मिलाकर इंडियन बास्केट को आप देखते हैं तो औसत जो है 78, 77, 79 ये निकल कर के आता है। तो इंडियन इकोनॉमी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है। और दूसरी तरफ अगर सरकार की तमाम योजनाएं आप देखें जो वो 80 करोड़ लोगों को खाना देना चाहते हैं, दूसरी तरफ जो सब्सिडी एलपीजी की जो है उसको बढ़ा दिया गया है, और कहीं ना कहीं ये कोशिश है कि ये जो तेल की भारी भारी कंपनियां बीएचईएल, चाहे वो भारत पेट्रोलियम हो, इंडियन ऑयल हो, ये सबके जो है इन सबकी भी थोड़ा सा फाइनेंशियल जो स्थिति है थोड़ा सा बेटर लग रही है, बैलेंस शीट अच्छी लगने लगी है। तो मुझे लगता है सरकार के जितने खर्चे हैं और दूसरी तरफ आम आदमी की तरफ से थोड़ा दिक्कत तो है, लेकिन कोई आक्रोश ऐसा नहीं है कि भाई पेट्रोल की कीमत ज्यादा है या डीजल की ज्यादा है। आक्रोश कहीं नजर नहीं आता है। नाराजगी थोड़ी अंदर, अगर आप टटोलते हैं तो नाराजगी जाहिर करते हैं, लेकिन वो खुद आकर के नाराजगी नहीं दिखा रहे, इसलिए जबकि चुनाव आने वाले हैं, कुछ महीने रह गए चुनाव, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई परिवर्तन होगा। हाँ, इतना जरूर है कि तेल की कीमतें अगर थोड़ा बढ़ती हैं तो वो कम से कम जनता पर भार नहीं होगा। ये मुझे लगता है सरकार तय करेगी कि कीमत जो है पेट्रोल डीजल की और एलपीजी की, और ये बढ़नी नहीं चाहिए, जहां तक संभव हो थोड़ा सा घटे। अगर ये स्थिति चलती है जो आज चल रही है कच्चे तेल की कीमत की, कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी चुनाव के नजदीक जो पेट्रोल और डीजल इन दोनों की कीमतें बल्कि थोड़ा सा कम कर दी जाए। ऑल राइट, तो माना यही जा सकता है कि आगे इलेक्शंस के चलते भाव तो नहीं बढ़ेंगे लेकिन शायद स्थिर रहें और शायद यहाँ पर थोड़े कम भी किए जा सकें। नरेंद्र तनेजा जी, बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ थैंक जुड़ने यू। के लिए और अपनी वो बहुत इन डिटेल एनालिसिस के लिए भी। रवि, आपसे जानना चाहेंगे अगर भारतीय बाजारों में किसी को कच्चे तेल में ट्रेड करना हो तो वो क्या लें यहाँ पर एज ऑफ नाउ स्ट्रैटेजी? जरूर से लगातार वीकनेस बनी हुई है। पर्टिकुलर जो प्राइसेस में करेक्शन है उसमें चाइना का डाउनग्रेड कल काफी बड़ा फैक्टर रहा। अदरवाइज 6100 का काफी अच्छा सपोर्ट डोमेस्टिक मार्केट में, वही 78 का सपोर्ट ब्रेंट में था। बट ये आउटलुक को डाउनग्रेड करना, एंड लगातार मैंने जिस दिन ओपेक की मीटिंग समराइज हुई तभी हमने बात की थी कि वॉलेंटरीली जो वर्ड है वो शायद ये काम होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि जिस हिसाब से छोटी इकोनॉमीज फेस कर रहे प्रॉब्लम, शायद बड़ी इकोनॉमी रेडी नहीं है। आई थिंक सऊदी है, रशिया है, अभी एक वॉर में है, दूसरा ने ऑलरेडी अच्छा कट लिया है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ज्यादा प्रोडक्शन कट की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। एंड यूएस एंड जो नॉन ओपेक अदर मेंबर्स है, उसका लगातार ये ट्राई रहा है कि क्रूड में वो प्राइस कम रखे, जैसे आगे बात तनेजा जी कर रहे थे। इलेक्शन है, काफी इकोनॉमीज में इलेक्शन है, तो इस हिसाब से प्राइसेस को वहां पे एक टैपिड रखेंगे। हालांकि करेक्शन काफी आ चुका है, 6000 का काफी सपोर्ट भी है। मुझे लग रहा है कि ये सपोर्ट को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आपको 6000 के करीब मिले तो मेरे हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कॉल है। ओवरऑल ट्रेंड वीक है, बट एक शॉर्ट कवरिंग 6150 तक दिख सकता है। डाउन साइड 5960 का स्टॉप लॉस लगा के आप बाय ऑन डिप्स रख सकते हैं। अभी थोड़ा अवॉइड करें, बट 6000 के करीब मिलता है तो मेरे हिसाब से उसको थोड़ा ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से बाय करना चाहिए। ओवरऑल रेंज में इंटरनेशनल मार्केट में जो ब्रेंट है उसके एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वो 76 से लेके 81 रहेगी। ऑल राइट, साथ ही आप मेटल्स की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर रवि, क्योंकि मुनाफा वसूली सोने चांदी में तो आई ही है अपने ऑल टाइम हाई से, लेकिन मेटल्स का भी हाल या मूड थोड़ा सा खराब ही है क्योंकि यहाँ पर भी मुनाफा वसूली देखने को मिली है। जिंक एक महीने के लोज पर है, कॉपर एक हफ्ते के लोज पर है, लेड में आज तीसरे दिन गिरावट है, निकल एक अंडर परफॉर्मर की तरह भी कारोबार कर रहा है, चांदी पिछले एक हफ्ते में करीबन 4.5% फिसल चुकी है। तो ओवरऑल मेटल्स में अब इस मुनाफा वसूली में क्या करना चाहिए? मेटल में कॉपर के अलावा जहाँ पे सप्लाई के ऑलरेडी अच्छे कंसर्न्स चल रहे हैं, उसके अलावा मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ी तेजी की उम्मीद करनी चाहिए। उसका बेसिक रीजन है क्योंकि चाइना है। हमने आगे मैक्रो की बात की थी। चाइना में क्या हो रहा है, वो लोग इतना 3 ट्रिलियन से ज्यादा लिक्विडिटी उन्होंने इन्फ्यूज की, उसके अलावा काफी रेट वो लोग पे रख के चल रहे हैं, फिर भी वो डिफ्लेशन में चल रहे हैं। इसका एक क्लियर इंडिकेशन है कि चाइना में डिमांड काफी बड़ा कंसर्न है। अगर यहाँ से भी और स्टिमुलस बढ़ेगा फिर भी डिमांड रिकवरी कितनी होगी वो चाइनीज मैक्रो देख के नहीं लग रहा कि उसमें कुछ कॉन्फिडेंस मार्केट को है। तो मुझे लग रहा है कि जिंक एंड एल्यूमिनियम में जो दबाव है वो आगे भी जारी रह सकता है। जिंक में 220 के करीब प्राइसेस चल रहे, 220-80 पे शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस लगा है 222 का, डाउन साइड 217 तक के लेवल आने चाहिए। और एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि 199 के करीब बेच के चले। 201 का स्टॉप लॉस लगा है एंड डाउन साइड 195 तक के लेवल की उम्मीद करनी चाहिए। हालांकि मुझे कॉपर में कन्विक्शन अच्छा है। कॉपर लगातार अपने सपोर्ट इंटरनेशनल मार्केट में 375 एंड डोमेस्टिक मार्केट में 710 दोनों को रिस्पेक्ट कर रहा है। कॉपर में शॉर्ट टर्म के लिए कॉन्ट्रैक्ट कॉल है
मेरे हिसाब से 715 के करीब भी बाय कर ले, शॉर्ट टर्म के लिए बाय रखे, 707 का स्टॉप लॉस लगाए और कॉपर में 732 तक की रिकवरी आपको अगले सप्ताह तक आती हुई दिख सकते हैं। बेसिक रीजन है कि नेक्स्ट वीक जो फेड की पॉलिसी उसके पहले बॉन्ड यील्ड्स एंड डॉलर इंडेक्स दोनों नीचे, शायद इसका सपोर्ट उसको आता हुआ दिख सकता है। ऑल राइट, तो कुछ सपोर्ट शायद कुछ कमोडिटीज़ में आएगा, लेकिन जैसा कि सभी जानकार मानते हैं कि कॉपर एक ऐसी कमोडिटी या मेटल रह सकता है जो यहाँ से और तेज़ी दिखा सकता है अगले साल के लिहाज से। अगर मेटल्स में कोई चीज़ पे आपको बेट करना चाहिए तो वो शायद कॉपर है। ये तो बात हुई नॉन एग्री कमोडिटीज़ की। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ पाशा पटेल जी तो हैं ही, उनसे बात करेंगे कि सरकारी मेजर्स किस तरह के हैं, कैसे हैं भाव यहाँ पर कमोडिटीज़ के, बुआई का क्या सीन है, सस्टेनेबिलिटी कैसी नजर आती है, इन सभी मुद्दों पर उनसे चर्चा होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र एग्रीकल्चर कमीशन के प्रेसिडेंट और एग्रीकल्चर एक्सपर्ट पाशा पटेल यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। पाशा जी, बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के स्टूडियोज़ में आने के लिए। और एग्रीकल्चर तो काफ़ी हॉट टॉपिक है यहाँ पर, आप जिस तरफ भी नज़र डालें, चाहे वो इन्फ्लेशन है, अफोर्डेबिलिटी है, कितना अवेलेबल है, कितना इतनी सारी लाखों शादियाँ हो रही हैं, उसके लिए ना पर्याप्त है कि नहीं, इम्पोर्ट हो रहा है कि नहीं, ड्यूटी कहाँ है, काफ़ी कुछ यहाँ पर बातचीत फिलहाल है। लेकिन जिस तरह के भाव हैं, और उससे भी पहले अभी ये माना जा रहा है कि जो लेटेस्ट रिपोर्ट है कि गेहूं की बुआई 5 से 7% इस बार कम रह सकती है, तो चिंताएं तो अब भी हैं। कैसे देखते हैं आप ओवरऑल एग्रीकल्चर, चाहे वो बुआई है, चाहे वो सरकार की तरफ से लिए हुए काफ़ी सारे मेजर्स? देखिए, एग्रीकल्चर के सामने ना अब बहुत सारे सवाल खड़े होने वाले हैं। एग्रीकल्चर में सबसे बड़ा सवाल जो खड़ा होने वाला है वो ये है कि पानी, एग्रीकल्चर को पानी लगता है, लेकिन IPCC का रिपोर्ट जब हम देखते हैं तो 2030 के बाद मेरे बचपन में 100 दिन जो बारिश होती थी, वो बारिश अब 100 दिन के बजाय 52 घंटे 52 आवर्स में आके जाने वाली है। आपको आश्चर्य लगेगा, किसी ने सोचा है कि नहीं सोचा मुझे नहीं पता, लेकिन इस साल मेरे डिस्ट्रिक्ट में 120 दिन की बारिश सिर्फ 19 घंटे आके गई है। 100 घंटे की बारिश, 100 दिन की बारिश सिर्फ 19 घंटे में आके गई है। और अगर ये सिनेरियो अगर हम देखेंगे ना, तो फ्यूचर में एग्रीकल्चर में सबसे बड़े परेशानियां जो खड़ी होने वाली है वो ये है कि एक तो बारिश का है, दूसरी बात ऐसी है कि एग्रीकल्चर में का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, जैसा जैसा टेम्परेचर बढ़ेगा वैसा वैसा प्रोडक्शन कम होने वाला है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर देखेंगे ना, तो IPCC की रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि 2030 के बाद 40% गेहूं, 40% चावल और 40% दूध का उत्पादन कम होने वाला है, सिर्फ टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। अगर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से 40% गेहूं, चावल, अगर दूध कम होगा, खाने वाले मुंह तो बढ़ रहे हैं, लोग बढ़ रहे हैं और प्रोडक्शन कम होने वाला है। तो ये हमको बहुत सोचने की बात है। एक मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि हम जो भी पॉलिसी बनाना चाहते हैं ना, तो पॉलिसी बनाने के पहले आप जरा सोचना पड़ेगा। 2 चीज़ मैं आपको बताता हूँ। 3 साल पहले भारत सरकार ने बोला कि चावल से, राइस से हम इथेनॉल बनाएंगे जी। इस साल भारत सरकार बोले कि जो इथेनॉल बनाने वाली ये है ना, रिफाइनरी है ना, उनको हम राइस नहीं देंगे। यानी पहले खाना अहम है ना, तो हम अब सारे पॉलिसियां बनाने से पहले ये तुम्हारे इसका जो ये होने वाला है, ग्लोबल वार्मिंग का जो अटैक होने वाला है, उस पे क्या क्या परिणाम होने वाले हैं, उस दिशा में हम कैसे बढ़ना चाहिए, ये हमको सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम सारे अंदाज हमारे फेल हो जाने वाले हैं। एब्सोल्युटली। और जिस तरह से हमने क्लाइमेट चेंज आता हुआ देखा है, एक बहुत बड़ी दिक्कत है। पर उसके बाद में उसके पास मैं दोबारा से आपके पास आती हूँ। एक और चीज़ जो हम पिछले एक हफ्ते, एक महीने में ट्रेंड देख रहे हैं, वो ये कि सरकार ने यहाँ पर मिलेट्स की बात तो करी, श्री अन्न भी उसको कहा, लेकिन यहाँ पर भी अब जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम है। जिस तरह के भावों में लगातार वृद्धि हमने होते हुए देखी है, वो भी बहुत ज़्यादा है। कैसे देखते हैं अब आप इस सेक्टर को? देखिए मैडम, श्री अन्न की अगर बात करेंगे, मिलेट्स की अगर हम बात करेंगे, तो आपको मैं एक बहुत ही मैं जो देखा हुआ एक आपको करिश्मा बताता हूँ। मैं जब छोटा था तब मेरे गांव में 95% ज्वार का सोइंग होता था। 95%, 5% सिर्फ दूसरा सोइंग होता था। आज अगर मेरे गांव को अगर मैं देखूंगा ना, तो 95% सोइंग सोयाबीन का है। अब मुझे बताइए कि 95% अगर ज्वार था, उस जगह अगर दूसरे क्रॉप ने अगर जगह ली है, तो फिर ये तब्दीली क्यों आई? तब्दीली इसलिए आई कि ज्वार की सोइंग करने वाले आदमी को
उसके बीबी को कपड़े भी नहीं ले सकता था। इसलिए उसने क्या किया कि पर्याय ढूंढा कि मुझे इससे शिफ्ट होना है, और उसको जवार छोड़े बगैर मैं बचता नहीं, ये पता चला, इसलिए उसने जवार छोड़ा। उसने जवार छोड़ा यानी फॉर्डर, जवार गई, फॉर्डर गया, जानवर गए, तुमको दूध भी नहीं मिल रहा। और ऑर्गेनिक खेती की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक खेती के लिए तो गाय का गोबर, भैंस का गोबर ही चाहिए तुमको। अब जब गांव में जानवर ही नहीं है तो ये ऑर्गेनिक खेती होगी कैसी? तो ये पूरी जो चेन थी, ये सारी चेन बिगड़ गई। अब नरेंद्र मोदी जी ने जो श्री अन्न की बात की है, उसके वजह से फिर एक बार अब क्या है, ज्वार बाजरा खाना यानी गरीब आदमी है ऐसा उसका माहौल बनता था, चित्र बनता था। लेकिन अब वही अनाज अब बड़े लोग खाना शुरू किए। इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे ये श्री अन्न के यानी मिलेट्स के रेट बाजार में बढ़ेंगे, तब ही किसान वो सोइंग करेगा। इसलिए मैं आपको एक बात बताता हूं, मैं एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन का चेयरमैन बनने के बाद पहली मीटिंग में हमने ये जो रबी में जो ज्वार आती है ना, सबसे अच्छी ज्वार कौन सी होती है कि रबी की। तो सफेद भी होती है और तुम ये पतले कागज के जैसी रोटी बना सकते हो। तो हमने पहली बार ये भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया है कि ये रबी में आने वाली ज्वारी का एमएसपी तय कीजिए। और आप जैसा गेहूं और चावल पंजाब और हरियाणा के किसानों से खरीद करते हैं और 2 और 3 रुपए में बांटते हैं। इसलिए अगर श्री अन्न इतना अगर अहम है तो श्री अन्न भी, अब ये मिलेट्स भी आप सरकार एमएसपी के कीमत पे खरीदी करें और लोगों को 2 रुपए और 3 रुपए किलो से बांटे। तो ऑटोमेटिक सोइंग करने का मूड किसानों का बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो जानवर भी बढ़ेगी, उनका चारा भी बढ़ेगा, तुमको दूध भी मिलेगा और तुमको ऑर्गेनिक खाने को भी मिलेगा। नहीं तो जहर ही खा रहे तुमको अगर जहर नहीं खाना है ना तो इसको 2 पैसे देना पड़ेगा। हम क्या सोचते हैं कि सस्ता तो सस्ता फिर जहर खाओ, इंड्रिन है, एंडोसल्फान है, नोवाक्रान है, ये जो सब जहर है ना। आप देखो अमृत 1 लाख रुपए किलो है और जहर 1 रुपया किलो है, आपको क्या खाना है सोचिए। माय गॉड, ओके, ऑलराइट। आप काफ़ी सारी चीज़ों में काम कर रहे हैं अपार्ट फ्रॉम CACP। आप जैसे पुश भी काफ़ी कर रहे हैं। आपने यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी को लेकर, क्लाइमेट चेंज को लेकर भी काफ़ी सारा काम किया है। बैम्बू को लेकर आपने एक बहुत बड़ी लीड यहाँ पर करी है। आगे जाकर यहाँ पर किस तरह का काम है? आप एक समिट भी कर रहे हैं यहाँ पर बहुत जल्दी मुंबई में। जी मैडम, बात ऐसी है कि देखिए, बचेगा नर तो बांधेगा घर। आदमी जब तक बचने वाला नहीं तब तक तुम करने वाले कुछ नहीं है ना। IPCC के रिपोर्ट में जो बताया गया है ना कि 2050 के बाद पृथ्वी पे मानव जाति का रहना कठिन है। क्यों? तो ये जो कार्बन और टेम्परेचर है ये आदमी की दुश्मन है। देखो 1750 में पहली बार जब इंजन बना ग्लासगो सिटी में, जिस दिन पहला इंजन चालू हुआ उस दिन हवा में का कार्बन का परसेंट था 280 ppm। कार्बन कितना चाहिए? 350 ppm। अब हो गया कितना? 422 ppm। अब फाइनल मैच कब शुरू होने वाले? 450 पे। यानी अब 28 साल रह गए हैं और 28 ppm रह गए। तो जिस दिन 50 ppm होगा तब हम यहाँ मुंबई में बैठे हैं तो ये स्टूडियो के जगह 10 फीट पानी आने वाला है। आप तक क्या बोलते थे लोग कि जैसा कि मुंबई कॉरपोरेशन के जो चीफ थे उन्होंने कहा था कि 3 साल पहले कि मुंबई डूबने वाली है, दक्षिण मुंबई पूरी डूबने वाली है। लोग हंसते थे। लेकिन अब कल आप चेन्नई में देखा, चेन्नई में क्या देखा आपने? एयरपोर्ट पे 3 फीट पानी है। 2 दिन से प्लेन नहीं उड़ रहा। तुम्हारे पास बहुत साइंस है लेकिन कुदरत की मार बहुत बड़ी है। एब्सोल्युटली। लेकिन जहां तक बैम्बू की बात है, अब कितने एरिया में इसका काम है, कितना प्रॉफिटेबल है? क्योंकि बाजार तो उसको भी देखेगा। देखिए मैडम, मैं आदमी हूं, मुझे ऑक्सीजन से मैं जीवित हूं। ऑक्सीजन का नाम प्राणवायु है। तुम भी जीवित है ऑक्सीजन की वजह से, मैं भी पूरी कायनात ऑक्सीजन पे जीवित है। और ऑक्सीजन बनाने की मशीन बनी नहीं, ऑक्सीजन सिर्फ झाड़ देता है, पौधा देता है। हुआ क्या है कि पौधों की संख्या दिन ब दिन कम हो गई है। मुझे सबसे नुकसानदायी क्या है? कार्बन है। तो अब हर आदमी के पास व्हीकल आया है। मेरे गांव में हर आदमी के पास मोटरसाइकिल है। एक आदमी कम से कम 1 लीटर तो पेट्रोल जलाता है। 1 लीटर पेट्रोल जलाने के बाद 3 किलो कार्बन तैयार होता है। अब एक बात बताइए कि मेरे पास मुझे जो प्राणवायु चाहिए उसकी मशीन झाड़
कम हो गया और मुझे मरने का सामान कार्बन है वो तो मेरे घर में आ गया। सही तो पहले बुजुर्गों ने क्या किया था, हिंदू धर्म में तुलसी का वृक्ष नहीं है ऐसा घर नहीं है, क्यों तो तुलसी यानी मिनी ऑक्सीजन प्लांट था, वो हम भूल गए सब। अब मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस पृथ्वी पे मानव जाति को अगर जीवित रखना है तो तुमको ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा, कार्बन कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर कम करना पड़ेगा। इसके लिए क्या है, इसलिए आपको दो चीज करना पड़ेगा, डीजल जलाना कम करो, पेट्रोल जलाना कम करो और कोयला जलाना कम करो और झाड़ लगाओ तो तुम बच सकते हो, वरना नहीं बच सकते। तो इसमें सोल्यूशन ये है। तो अब हम क्या किए, दुनिया में महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट बनाने वाले हम, फिर एक बार रिपीट करता हूं मैं, दुनिया को मानव जात बचाने के लिए या ग्लोबल वार्मिंग पे अटैक करने के लिए सारे दुनिया को रास्ता बताने का काम महाराष्ट्र की सरकार करेगी। हमारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब, अजित पवार साहब, ये तीनों के नेतृत्व में हम एक काम करने जा रहे हैं मैडम। 5 साल में हम 10 लाख हेक्टर जमीन में बांस लगाने वाले। और बांस का कारण क्या है, आदमी को 280 किलो ऑक्सीजन लगता है, बांस 320 किलो ऑक्सीजन देता है। और तुम्हारा जो दुश्मन कार्बन है ना, दुनिया में जितने भी झाड़ है उन सारे झाड़ों में 30% अधिक कार्बन बांस खाता है। तो ऑक्सीजन भी देता है और कार्बन खाता है। दूसरी बात सुनिए कि बांस से तैयार क्या क्या होता है। अब आप बात कर रहे थे पेट्रोल की और डीजल की, पूरी दुनिया की। मैं आपको बता रहा हूं, तेल जलाना यानी मौत नजदीक करना। अब तेल जमीन के पेट में का निकाल के जलाना, ये होने वाला है, प्रॉब्लम होने वाला है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि मेरा किसान अब तक अन्नदाता था, अब मेरा किसान ऊर्जादाता बन रहा है। यानी डीजल, पेट्रोल यानी इथेनॉल अब हम बांबू से बनाने वाले हैं। और जो आईपीसीसी की रिपोर्ट में कहा गया है ना कि कोल बेस्ड थर्मल जब तक हम बंद नहीं करेंगे तब तक हम जीवित नहीं रहेंगे, क्योंकि 1 किलो कोयला जलाने से 2 किलो 800 ग्राम कार्बन तैयार होता है। अब हम सारे थर्मल बांस पे चलाने वाले हैं। नेशनल बायोमास मिशन ने, भारत सरकार ने कोयले के साथ में 7% बायोमास जलाने के लिए कहा है। बायोमास यानी बांस बोलता मैं डायरेक्ट अगर समझो 7% बायोमास मिला के अगर एनटीपीसी भारत सरकार अगर 7% अगर बोलता है तो उसको 700 लाख मेट्रिक टन बायोमास चाहिए। लेकिन बायोमास मिलता है मैडम सिर्फ 2 लाख मेट्रिक टन। 700 लाख मेट्रिक टन चाहिए, 2 लाख टन मिल रहा है। और अगले 3-4 साल में, 5 साल में 50% बायोमास कोयले के साथ में इस्तेमाल किया जाएगा। तब बायोमास लाओगे कहां से? आई नो बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, लेकिन पाशा जी समय की थोड़ी कमी है, लेकिन आपसे फिर बात होगी क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सभी लोग ऑफ कोर्स इसके ऊपर नजर डाले हुए हैं। बहुत शुक्रिया आज यहाँ पर स्टूडियो में आने के लिए। एक ही लाइन में बताना चाहता हूं कि 9 जनवरी को हम इस पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं वाईबी चौहान सेंटर मुंबई में। और आपके माध्यम से मुझे सारे मुंबई, जिसको बचाना है, मुंबई डूबना नहीं है ऐसा जिसको लगता है, वो 9 जनवरी को वाईबी चौहान सेंटर में आना चाहिए। इतना मैं आपको न्योता देता हूं आपके माध्यम से पूरे मुंबई वालों को। एब्सोल्युटली पाशा जी, बहुत शुक्रिया अगेन स्टूडियो में आने के लिए। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। आप बने रहिए हमारे साथ।